Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about a poem. You know that this is our first poem included in our second year curriculum. इसको हमने क्लास में तो पढ़ लिया है बट हेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज इट. इसको हम यहाँ रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला. अब ये जानते हैं कि ये जो पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज या द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये पोएम जो है वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के ज़रिए लिखी गई है. इसके पोइट का नाम विलियम शेक्सपियर है और विलियम शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर था, उसने इस पोएम को, जो कि हमें पोएम नज़र आ रही है, एक स्पीच की सूरत में कहा था, यही कहने अदा किया था. और उसने वहाँ पर द वर्ल्ड एज आई सॉरी ऑल द वर्ल्ड्स आई स्टेज में 7 एजेस को डिस्क्राइब किया था. यानी हर इंसान जो कि इस दुनिया में आ रहा है वो 7 तरह के रोल प्ले करता है, उसके 7 कैरेक्टर्स बन जाते हैं. ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आम तौर पर ऐसा है. फर्स्ट स्टेज क्या होती है इंसान की? इंसान की फर्स्ट स्टेज वो होती है जब वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है. इस पोएम के बारे में मज़ीद बात करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में चंद बातें कर लेते हैं. विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया गया है कि ये अप्रैल 1564 में पैदा हुआ था. यूके में एक जगह है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ इसकी पैदाइश हुई. और इत्तेफाक की बात है जहाँ ये पैदा हुआ था हमारा भी ये वहीं पर ही है. बट 1616 में हुआ ये था कि ये पैदा जो यहाँ हुआ था और एक वाक़या इसकी ज़िंदगी में ऐसा पेश आया था कि ये यहाँ से भागकर लंदन चला गया था. हुआ ये था कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इसने हिरन का शिकार कर लिया था और जो लिखने वालों ने इसके बारे में बताया. अब चूँकि वहाँ हिरन का शिकार करना लीगल नहीं था, इलीगल था और गैर कानूनी था, तो ये कानून से बचने के लिए कि मुझे सज़ा ना हो जाए, ये लंदन भाग गया था. लंदन में वहाँ जाकर थिएटर में इसने मुलाजमत इख्तियार की. पहले ये एक्टर रहा था, एक्टर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता राइटर पोइट. इसने चूँकि ड्रामाज भी लिखे ना, तो इसने शुरू में तो एक्टिंग की, एक्टर रहा, देन ये आहिस्ता आहिस्ता प्ले राइट और पोइट. अच्छा, जिसने जो प्ले लिखे हैं यानी ड्रामाज लिखे वो भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पोइट्री की फॉर्म में लिखता है. सही है. तो अब आगे जिक्र किया है कि विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्ले राइट. इसके तारुफ की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ही वाज नोन एज एन इंग्लिश प्ले राइट. प्ले राइट द पर्सन हु राइट्स प्ले. सही है. देखिए, प्ले का एक मतलब तो होता है खेल. प्ले एज अ वर्ड भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है. एज अ वर्ड इसकी एज अ नाउन इसकी अगर हम बात करें तो प्ले का एक मतलब तो होता है गेम ना. इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल नहीं है ये. तो ये एज अ नाउन यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है गेम. इसी तरह इसका एक और जो मतलब होता है वो होता है ड्रामा, अगर एज अ नाउन यूज़ किया जाए, नाउन के तौर पर. क्लियर है. सो चूँकि प्ले का एक मतलब ड्रामा भी होता है, इसलिए द पर्सन हु राइट्स प्ले इज़ कॉल्ड प्ले राइट. प्ले राइटर नहीं कहेंगे, ई आर नहीं लगेगा यहाँ पर. और ये भी याद रखिएगा ये जो राइट है ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है. क्लियर है. ओके. तो प्ले राइट यानी ड्रामा से उसने लिखे हैं. पोइट के तौर पर भी इसको जाना गया और एज अ एक्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. दुनिया के बेहतरीन जो ड्रामे लिखने वाले हैं उनमें और इंग्लिश लिटरेचर के बेहतरीन राइटर्स में, बड़े राइटर्स में इसका शुमार होता है. प्रोबेबली एजुकेटेड एट द किंग्स न्यू स्कूल. इसके बारे में बताया गया कि गालिब गुमान यही है कि प्रोबेबली ये किंग्स न्यू स्कूल में, जो कि स्ट्रैटफोर्ड में था, वहाँ से इसने तालीम हासिल किया, ग्रामर स्कूल. क्लियर. और इसने 38 प्लेस लिखे यानी 38 ड्रामास लिखे और 154 सोनेट्स लिखी है. सोनेट क्या होती है? सोनेट इज़ अ काइंड ऑफ पोएम.
लेकिन ये पोएम कैसी होती है, ये होती है 14 लाइन्स की पोएम, सही है। तो इसके बारे में हमने क्लास में बात की, यहाँ तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ आपको यहाँ पर। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इसको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, एंड द बॉर्ड ऑफ हेवन। बॉर्ड का मतलब भी पोइट ही होता है, बॉर्ड ऑफ हेवन मतलब पोइट ऑफ हेवन, क्लियर है। अच्छा, ये इंग्लैंड का नेशनल पोइट है। आप यूँ समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल को कौमी शायर होने का एहसास हासिल है और शायर मशरिक़ होने का एहसास हासिल है, इसी तरह इसको वहाँ पर विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट होने का एहसास हासिल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पोएम के बारे में जो उसने लिखी है, द 7 एजेस ऑफ मैन। इंसान की 7 एजेस का मतलब यहाँ उम्र नहीं है, बल्कि एज का एक मतलब होता है ज़माना। तो ये ज़माने के माना में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, पूरी दुनिया जो है एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मैरिली प्लेयर्स, और जितने यहाँ पर मर्द और ख़वातीन हैं ये प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स हैं जो प्ले में हिस्सा लें, वो प्लेयर कहलाते हैं। चूँकि प्ले का मतलब ड्रामा है, तो ये इस साइंस में लें तो ले का मतलब होगा, प्लेयर्स का मतलब एक्टर। तो जितने भी मर्द और औरतें हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि वो एक्टर है। असल में ये मेटाफोरिकल मीनिंग्स में ये बात कर रहा है। होता है कि ये दुनिया जो है ना एक स्टेज की तरह है, और स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, पर्दा उठाया जाता है और मंजर दिखाया जाता है, और कैरेक्टर्स आते हैं। एक तरफ से वो आते हैं, यानी उनका एंट्रेंस होता है, दूसरी तरफ से चले जाते हैं जहाँ उनका एग्जिट कह लें आप, या बाहर जाने का रास्ता होता है। तो मर्द और औरतें तमाम के तमाम इस दुनिया की स्टेज पर प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, इनके एग्जिट्स भी हैं यानी बाहर जाने का रास्ता भी, और एंट्रेंस जहाँ से ये आते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक शख्स अपने टाइम में, अपने वक्त में प्ले करता है कई पार्ट्स को, कई रोल प्ले करता है। His acts being 7 ages, और उसके जो एक्ट्स हैं वो 7 एजेस में हो जाते हैं, मतलब ये कि 7 अदवार में तकसीम हो जाते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला जो इसका किरदार होता है वो एक इन्फेंट, एक रोता हुआ छोटा बच्चा, एक शीर ख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, चूँकि रोता है और कैह कर देता है, उल्टी कर देता है। इन द नर्स आर्म, नर्स के बाजू में। एंड देन, और फिर उसके बाद जो दूसरा इसका दौर शुरू होता है, द विनिंग स्कूल बॉय, एक विनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्केचल, अपने स्केचल के साथ यानी अपने बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के वक्त चमकते चेहरे के साथ। बच्चे उठते हैं ना सुबह, चेहरा चमक रहा होता है, और आप जानते हैं कि बचपन में तो वैसे भी इंसान की जो खुराक होती है, मिर्च मसाले तो है नहीं कि उसकी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो दूध ही पीता बच्चा हल्की ग़िज़ाएँ खाता है, चेहरा ऐसा चमकदार रोशन होता है, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। वो कहता है कि फिर ये रोता हुआ छोटा बच्चा इनफैंट जब दूसरे किरदार में आता है तो एक विनिंग स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है, लेकिन कैसे, रोता हुआ अपने बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के वक्त चमकते चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, स्नेल की तरह रेंगते हुए। आपने देखा है ना, एक रेंगने वाला जानवर होता है, कुछ इस तरह उसकी शेप होती है, और मेरी यहाँ पर ड्राइंग तो कितनी अच्छी नहीं बनेगी, भारत वो रिंग रिंग के चलता है। तो स्नेल की तरह ये भी रिंग रहा होता है, कब कि जबकि ये स्कूल जा रहा होता है। अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल ना चाहते हुए जाते हुए, ना चाहते, अनविलिंगली, चाहना ही नहीं चाहता है, और वालिदैन उसको तैयार करके, उसको यूनिफॉर्म पहना के, बैग टांग कर उसको
उसको भेज देते हैं स्कूल में। एंड देन द लवर, और फिर इसके बाद जो स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, द लवर, वो बन जाता है फिर एक लवर, एक प्यार करने वाला, एक मोहब्बत करने वाला शख्स। स्टाइनिंग लाइक फर्नेस, ऐसे आहें भरता है जैसे कि भट्टी, भट्टी से जिस तरह आहें उभरती है, मतलब वो जो गर्म हवा उसमें बाहर आती है ना, वो कहता है कि बस यहाँ पर आशिक बनने के बाद इसका हाल भी यही होता है कि स्टाइनिंग लाइक फर्नेस, इसके दिल की भट्टी चलना शुरू होती है और ये आहें भरता है विद अ वूफुल बैलेट्स, वूफुल बैलेट्स के साथ, ऐसे सॉन्ग, ऐसे अशार के साथ जो कि वूफुल होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गमनाक, गमगीन कर देने वाले होते हैं। वो मुझे अशार कुछ याद आए, है तो वो पर्शियन यानी फ़ारसी ज़बान में, बात यही वाली चल रही है, उसमें तो याद आए तो सुना देता हूँ। वो कहा था कि उस शाकरा शश निशानी ए बिसिर, आशिकों की 6 निशानियाँ होती हैं, आह सर्द, रंग सर्द, चश्मे तर, कि पहली निशानी आह सर्द, उसकी आहें सर्द होती है, रंग सर्द, चेहरा पीला पड़ जाता है, आह सर्द, रंग सर्द, चश्मे तर, और आँखें चश्मे तर, आंसू वाली हो जाती है। उशाकरा शश निशानी है फिर, आह सर्द, रंग सर्द, चश्मे तर, आह जारी बेकरारी दर बदर। ये 6 निशानियाँ जब उसमें पाई जाती हैं तो वो बनता है फिर एक कामिल आशिक। तो यहाँ पर भी बात कर रहा है कि 7 एजेस ऑफ मैन, फर्स्ट स्टेज होती कि जब वो इन्फेंट था, एक छोटा शीर ख्वार बच्चा, फिर उसके बाद एक वो स्कूल बॉय बन जाता है, और फिर उसके बाद जो उसकी थर्ड स्टेज आती है वो बन जाता है फिर लवर। फिर आगे क्या होता है? आगे होता ये है कि वही अशार जो गमज़दा अशार होते हैं, दिल को चीर देने वाले अशार, वो कहता है वो मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस यानी महबूबा, उसकी आईब्रो, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब उसकी तवज्जो का तालिब कि वो उसकी तरफ निगाह करे। देन अ सोल्जर, और फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो सोल्जर बन जाता है। देखिए यहाँ आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स नजर आ रही है उसमें यही बात बताई जा रही है कि ये इन्फेंट है, फिर स्कूल बॉय बन गया, फिर लवर बन गया, और अब ये जो कैरेक्टर सामने है ये है सोल्जर का कैरेक्टर। सोल्जर बन जाता है फिर वो, और फिर क्या होता है कि फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑड्स, ऐसे अजीब ऑड्स, बिलीफ के साथ जो, और ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा पुख्ता यकीन के साथ और बिलीफ रखने वाला, अपने उसूलों का पाबंद, रूल्स, उसूलों को कहते हैं बस, सही है ना। बियर्डेड लाइक द पार्ट, और दाढ़ी चीते की तरह होती है उसकी। अब ऐसी में वो कड़ियल जवानी की उम्र को पहुंच चुका है और ताकतवर एक शेर बन चुका है। जालस इन ऑनर, अपने ऑनर में जालस वो होता है, अपनी इज्जत के मामले में। सडन एंड क्विक इन कॉरल, और झगड़े के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड कॉरल, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज, कि कोई कुछ कहते हैं लड़ने मरने को तैयार। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन को तलाश करता है, ऐसी रेपुटेशन, ऐसी शोहरत जो कि बबल, आरजी है। वो कहते हैं जिंदगी की मिसाल एक बुलबुली की तरह है, नहीं पता कब ख़त्म हो जाए, नहीं पता कब ख़त्म हो जाए। बबल रेपुटेशन, तो बबल रेपुटेशन के पीछे भागता है, ऐसी रेपुटेशन, ऐसी शोहरत, ऐसी इज्जत, ऐसी नामवरी कि जिसका पता ही नहीं कब ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिमाग जो है ना उस वक्त काबू में नहीं होता ना। इवन इन द कैनल्स माउथ, और इतना ये अपने मामलात के बारे में सेंसिटिव होता है और जल्दबाज होता है कि इवन इन द कैनल्स माउथ, तोप के मुंह में भी जाना पड़ जाए ना, खतरे में डालना पड़े अपने आप को, मुराद ये वो काम भी ये करने का। एंड देन द जस्टिस, और फिर इसके बाद उसकी जो फिफ्थ स्टेज आती है वो जस्टिस बन जाता है। जस्टिस आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड में जो है ना, सही। एंड देन द जस्टिस, और फिर जस्टिस वो बनता है, और कैसा जस्टिस बनता है? इन फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपल लिट, फेयर राउंड वैली उसकी होती है,
तोन निकल आई है और खूब अच्छी मोटी ताज़ी कह लें कि उसकी तोन होती है और वो मुर्गे की तरह अकड़ कर तगड़े मुर्गे की तरह अकड़ के चलता है। विथ आई सीवियर संजीदा निगाहों के साथ एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जो दाढ़ी होती है ना उसकी फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट उसकी भी सेटिंग करवा के रखी हुई है। फुल ऑफ वाई सॉस, और कैसा होता है फुल ऑफ वाई सॉस, अकलमंदाना सेज सॉस जो सेइंग्स बातें उससे वो भरा हुआ होता है। एंड मॉडर्न स्टेंसेस, और जो मौजूदा दौर की बातें वो एग्जाम्पल्स हैं उससे भी वो मतलब ये कि उसने एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है। अब उसको कोई ये नहीं कह सकता अगर वो नौजवानों में बैठे तो वो ये नहीं कहेंगे कि इसको तो आज के ज़माने का पता ही नहीं है, और वो अगर बड़े लोगों में बैठे तो ये भी नहीं कहेगा इसको ये आज का है, इसको क्या पता कि कल क्या हुआ था, इसको क्या पता कि हमारी रिवायात क्या थी। एंड ही प्लेस इस पार्ट, और इस तरह फिर वो अपना किरदार अदा करता है। ये होगा जनाब इसके 5 दौर। पहला जो था मैं रिपीट कर दूँ, इन्फेंट था। इन्फेंट के बाद फिर जो उसका दौर शुरू होता है वो होता है स्कूल बॉय का। स्कूल बॉय के बाद वो बन जाता है लवर, 3rd स्टेज है ये। लवर बनने के बाद जो उसकी 4th स्टेज है वो है सोल्जर। सोल्जर बन जाता है वो, सॉरी ये 4th स्टेज है ना, हाँ। फिर 5th स्टेज ये जस्टिस, सही है। अब यहाँ पर बाकायदा लिखा है एंड द 6th स्टेज शिफ्ट, और फिर 6th स्टेज शिफ्ट होती है जिसमें इनटू द लीन एंड स्लीपर पतलून, एक ऐसी जात में कि जो बहुत झुका हुआ है, लीन झुका हुआ है, स्लीपर पतलून, और स्लीपर पतलून उसने पहन रखी है, ऐसी पतलून ऐसी पैंट जो कि स्लिप होती हुई है। आपने देखा होगा वो, अब बेल्ट भी लगा ली हो, वो क्या है मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो रबर्स होती है ना ताकि वो लिफ्ट करके रखे आपके पतलून को, अब वो पहन ली है स्लीपर पतलून, क्योंकि कमर इतनी है नहीं, अब जान इतनी है नहीं, तो स्लीपर पतलून भी ये 6ठी स्टेज चल रही है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और स्पेक्टिकल्स जो उसके ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मा, वो नोज पर आ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, और साइड पर पाउच रखा हुआ है, वो उम्र भर की कमाई। विथ यूथफुल हॉर्स वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, उम्र भर की कमाई भी जमा कर रखी, वेल सेव्ड जो उम्र में कमाया, अ वर्ल्ड टू वाइड। अब लेकिन जो दुनिया है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा कुशादा हो गई, बहुत फैली हुई है फॉरेस्ट शंग उसकी पत्नी टाकों के लिए। पहले एक ज़माना था कि जिस्म में ताकत थी तो कहीं जाना कहीं सफ़र करना मुश्किल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि कमज़ोरी आ चुकी है और टांगें जवाब दे गई हैं तो ज़मीन आज बहुत कुशादा लग रही होती है, और अपनी पतली कमज़ोर कांपती हुई टांगों के लिए और उसके साथ उसको ज़मीन बहुत ही ज़्यादा वसी लगती है कि मैं कैसे सफ़र करूँ। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और वो वॉइस जो कि कभी बहुत बिग मैनली मर्दाना भारी आवाज़ हुआ करती थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल, वो दोबारा चाइल्डिश ट्रिबल में बच्चे की तीखी आवाज़ में बदल चुकी होती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, आवाज़ में अब सीटी भी आने लगी, दांत भी टूट गए हैं, अब बोलता है तो सीटी की आवाज़ आती है। ये 6ठी स्टेज थी कमज़ोरी की। और क्या होता है कि फिर उसके बाद ये 6ठी स्टेज आप यहाँ देख सकते हैं, सही है। ये बैकग्राउंड में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और तमाम में जो लास्ट सीन है वो ये वाला है। ये तो है ओल्ड मैन, ये था जस्टिस, ये था सोल्जर, ये था लवर, ये था विनिंग बॉय, और ये था इन्फेंट। इन्फेंट से वो विनिंग स्कूल बॉय बना, दैन लवर बना, सोल्जर बन गया, जस्टिस बन गया, जस्टिस के बाद ओल्ड मैन, और फिर वेरी वेरी ओल्ड मैन, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा। Last scene of all that ends this strange eventful history, जो इस अजीब eventful history पर इस एंड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि इस second childishness,
अब उसकी सेकंड चाइल्डिशनेस आ जाती है, यानी दूसरा बचपन। वो ज़माना कि जब कोई उठाता था तो उठते थे, कोई खिलाता था तो खाते थे। आज भी अब वही ज़माना आ गया है, कोई उठाएगा तो उठेंगे, कोई खिलाएगा तो खाएंगे। एंड मेरी ऑब्जर्वेशन, फरामोशी का दौर है ये। सेंसिथ मीन्स विदाउट टीथ। अब ना दांत है, सेंस आइज, बगैर आँखों के साथ। आँखें हैं तो वो उसमें ताकत नहीं है, दांत है तो वो टेस्ट महसूस ही कर सकते हैं। सेंस टेस्ट ही नहीं है, ज़बान में भी वो बात नहीं रही। वो सेंसेस वो जो हुआ करते थे, जो कभी जायके पसंद हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। सेंस एवरीथिंग और हर चीज़ के बगैर। तो ये है जनाब इंसान की हकीकत कि वो आता है तो बहुत कमज़ोर होता है और फिर वो ताकत पकड़ता जाता है। अपनी ताकत पकड़ते पकड़ते एक वक्त आता है कि वो अपने उरूज पर होता है और फिर दोबारा उसका मामला चलता है और फिर वो दोबारा ज़वाल पर आता है। तो उरूज भी है, ज़वाल भी है। यही ज़िंदगी का पहिया है जो चल रहा है। जब पैसा हो, जब दौलत हो, जब शहरत हो, उस वक्त भी अल्लाह को याद रखना ज़रूरी है। और उस वक्त कि जब कुछ ना हो तब तो अल्लाह याद आ ही जाता है ना, तब तो अपने रब को इंसान पुकार ही देता है। तो जिस वक्त उसने दिया इंसान को चाहिए वो उसमें भी उसका शुक्रगुजार रहे, और जिस वक्त नहीं दिया वो आजमा रहा है तब भी बंदा उसको शुक्रगुजार रहा है। ये शुक्रगुजारी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, हर किसी को इसकी तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो 7 ये है वो पोएम जो कि विलियम शेक्सपियर हमें अब सुनाकर ये स्पीच ये मैसेज देना चाहता है कि देखें ज़िंदगी में आपने भी ये किरदार अदा करना है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट रोल पर ही दुनिया से चले जाते हैं, कुछ सेकंड रोल तक आते हैं, कुछ थर्ड तक आते हैं, कुछ फोर्थ तक आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनाब ये जो रोल प्ले किया है तो यहाँ तक जब कोई आएगा तो फिर उसका रोल ख़त्म होगा, नहीं, कभी भी ख़त्म हो सकता है। और ज़िंदगी का अख्ताम कभी भी हो सकता है। ये ज़िंदगी की शाम कभी भी गुरूब हो सकती है। So I hope you got a clear idea of this poem. If you have any question regarding this poem, you may ask. अच्छा, यहाँ पर एक चंद मैं क्वेश्चंस बता दूँ इम्पॉर्टेंट, चूँकि आप क्वेश्चन करेंगे भी, पहले बता दूँ। यहाँ तक अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चल रहा है। एक क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर ने जो उसकी फोर्थ स्टेज है उससे क्या बताया उसके अंदर, सही है? ये स्टेजेस है ना सब। तो फोर्थ स्टेज आपको याद होना चाहिए कौन सी स्टेज है। फोर्थ स्टेज है ये सोल्जर वाली स्टेज। तो उसके अंदर उसके क्या ख्याल आते हैं, इंसान कैसा होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो फोर्थ स्टेज का जो क्वेश्चन है उसको लाजमी तौर पर समझते हैं। इसी तरह पोयम है ना, कोई भी पोयम याद रखिएगा कि उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, देखिए एक है समरी और एक है सेंट्रल आइडिया। समरी तो वो है कि आपने उसको शॉर्ट करके बयान कर दिया है, कहानी थी आपने उसको मुख्तसर करके बता दिया। सेंट्रल आइडिया के अंदर उसका मैसेज होता है। तो कोई भी पोयम हो तो सेंट्रल आइडिया का जो क्वेश्चन आता है या उसके मैसेज के बारे में कि पोइट हमें समझाना क्या चाह रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सही है। तो ये वाला तो क्वेश्चन ऐसा है, जर्नल जो मैंने आपको बताया है, कोई भी पोयम हो ये इम्पॉर्टेंट ही समझिए। इसके अंदर फोर्थ स्टेज के बारे में भी आ जाती है बात, सही। अच्छा, एक बात और कि कोई भी पोइट है ना, कोई भी आपने पोयम पढ़ी तो उसका कोई तो पोइट होता है लिखने वाला, उस पोइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी इसकी बात करें तो इसका जो पोइट है वो है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की ज़िंदगी के बारे में 2-4 बातें आपको पता ज़रूर नहीं चाहिए, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 1564 में पैदा हुआ था और 1616 में इसका इंतकाल हुआ है। स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में ये पैदा हुआ था, वहीं पर इसका इंतकाल हुआ, लंदन दिए गया था। प्लस ये कि ये राइटर भी था और पोइट भी था, प्ले राइट वो भी था, ये ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर के तौर पे उसको जाना जाता है। ये सारी बातें जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि आपने याद रखनी होती है, सही है। सो जस्टिस वाला जो रोल है ना, एक और ये वाला, ये इसके बारे में भी, यानी फिफ्थ स्टेज के बारे में भी जो क्वेश्चन आता है उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। और ये जो लास्ट है ना,
इस स्टेज को सेकंड चाइल्डिशनेस कह सकते हैं आप, सही ना। सेकंड यानी दूसरा बचपन, सेकंड चाइल्डहुड क्या है चले। तो सेकंड चाइल्डहुड यानी दूसरा बचपन शेक्सपियर ने किसको कहा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद है, याद करना है हमें। तो सेकंड चाइल्डहुड क्या है, यही है कि उसकी आखिरी स्टेज, और उसको क्यों उसे सेकंड चाइल्डहुड का है, इसलिए कि जो चीज़ें इसमें नज़र आती हैं वो इस चीज़ इसमें भी नज़र आती है। यहाँ पर भी कोई अगर उठाता तो उठते थे, यहाँ पर भी हाल है, दांत नहीं थे तो यहाँ भी दांत नहीं है, आंखें थी, नज़र इतना नहीं आता था, ज़ाहिर है बच्चा होता है तो निगाह इतनी थोड़ी होती है उसकी, तो बड़ा होता है तो फिर उसको इसलिए समझ में आने लगती है। ऐसी सेकंड चाइल्डिशनेस या सेकंड चाइल्डहुड में भी इंसान का ये हाल होता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की है। अभी भी कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू दिस पोएम, सही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।